आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अगेन एग्ज़ाम टाइम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक और होगा, और वो कौन सा है, ये रहा 22। तो एक काम करते हैं, यहाँ अपन डिस्कस करने वाले हैं 20 पर, यहाँ लिख लेना प्लस क्वेश्चन नंबर 22। इसका मतलब जब भी आप दोबारा क्वेश्चंस करेंगे तो 20 और 22 को एक साथ देखना है ना। ये एक अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 22 भी मैं ही करा दूंगा, पर ठीक है, आप दोनों साथ में करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपके लिए होमवर्क में है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, है ना। ओके, 20 पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोला है देखिए, PQ लिमिटेड अ कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस, मतलब नया बिजनेस शुरू हुआ है। तो बताइए कहाँ इम्पैक्ट जाएगा इसका। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल कैलकुलेट करते समय थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना, बताया था मैंने। ओके, आगे क्या लिखा है, उनका P&L दिया है नीचे। सेल्स 2,10,000 है, उसमें से COGS 1,53,000 का रेड्यूस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 57,000, ठीक है। फिर एडमिन एक्सपेंस 14,000, सेलिंग एक्सपेंस 13,000, टोटल 27,000। तो 57,000 में से आप 27,000 के एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 30,000। फिर उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स घटा दीजिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 20,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैज़ बीन अराइव्ड एट एज अंडर, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया था कितना, 1,53,000, ये कैसे आया है उसको एक्सप्लेन करा है यहाँ पर, ठीक है। बोले 1,53,000 ये जो है ये कैसे आया। बोले मटेरियल 84,000 का था, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 62,500 के थे, डेप्रिसिएशन 23,500 का था, तो इसको भी मिलाया तो आ रहा 1,70,000। ठीक बात है। अब सही मायने में क्या डेप्रिसिएशन हमें चाहिए होता है, नहीं, वर्किंग कैपिटल हम कैश कॉस्ट बेसिस पर निकालते हैं, इसलिए नॉन कैश चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। सो डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सो 1,70,000 आया है, पर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, उसको कैसे अलग करना है अपन अभी बात कर लेंगे। अब 1,70,000 का 10% उन्होंने कहा है कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बच जाता है, ठीक है। तो ये 1,70,000 क्या है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 1,70,000 का माल रखा हुआ है जो आप बेच सकते हैं, ठीक है। एंड में 17,000 का बच जाएगा, इसका मतलब 1,53,000 का बिक जाएगा। डन। अब ये सही मायने में कैसा होना चाहिए बताइए। सही मायने में तो ये ऐसा होना चाहिए कि 23,500 हटा दो, तो इसका मतलब 84,000 प्लस 62,500, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 1,46,500 आ रहा है ये, ठीक है। और फिर इसका 10% निकालोगे, भाई 1,70 की जगह क्या आ रहा है, 1,46,500, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें नहीं चाहिए। फिर 10% निकालोगे तो इसी का निकालोगे, तो 10% कितना आएगा, 14,650 आएगा ये। बोलो यारो, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फिर आपका, 1,46,500 में से आप 14,650 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 1,31,850। ऐसा कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इस पर डिस्कशन फिर से होगा, है ना। आगे लिखा है द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली, द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली टू फिनिश गुड। क्या कह दिया यार, बोले ऊपर का जो डेटा है वो केवल फिनिश गुड का है, उसके अंदर क्या नहीं है, WIP है ही नहीं। जबकि जो कॉस्ट शीट बना होता है ना, उसमें पूरा डेटा होता है, WIP की कॉस्ट भी शामिल होती है, सब कुछ शामिल होता है। पर इनका कहना है कि जो डेटा ऊपर गिवन है, मतलब ये जो टेबल में हमने अभी तक पढ़ा, वो केवल फिनिश गुड का है, WIP उसके अंदर शामिल नहीं है। मतलब हमें एक नई कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी जिसमें WIP की कॉस्ट भी कंसिडर करनी पड़ेगी, और फिर जो फ्रेश कॉस्ट शीट बनेगी, न्यू कॉस्ट शीट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है आगे, गुड्स इक्वल्स टू 15% ऑफ द ईयर प्रोडक्शन,
15% ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट विल बी इन प्रोसेस ऑन द एवरेज। मतलब WIP कितना होगा, जो फिनिश गुड है उसका 15%, जो प्रोडक्शन हुआ है, जो फिनिश हुआ है उसका 15% क्या होगा, WIP। ठीक बात है। आगे लिखा है रिक्वायरिंग फुल मटेरियल बट ओनली 40% ऑफ द अदर एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। फुल मटेरियल और 40% ऑफ अदर एक्सपेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जब WIP कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर मटेरियल कितना ले लेना, मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% ले लेना, और अदर एक्सपेंस जो कि होते हैं वेजेस एंड ओवरहेड, उसको आप ले लेना 40%। ठीक है। सो मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, अदर एक्सपेंस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40%। फिर क्या है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। ठीक बात है। सो प्रीपेड एक्सपेंस निकल जाएंगे। फिर क्या है, सप्लायर्स ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड, सप्लायर्स ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1.5 मंथ, क्रेडिटर निकल जाएंगे। ठीक है। सेल्स विल बी 20% फॉर कैश एंड रेस्ट एट द 2 मंथ क्रेडिट। इसका मतलब जब डेटर निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल का 80% ही हमारे लिए काम का होगा। पूरी कॉस्ट ऑफ सेल कब लेते हैं, जब पूरा का पूरा सेल क्रेडिट पर हुआ हो। अब यहाँ तो 20% कैश में सेल हुई है, 80% ही क्रेडिट पर हुआ है, समझे। तो जो भी कॉस्ट ऑफ सेल होगी वो तो पूरी सेल की होती है, तो हमें उसका केवल 80% ही लेना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल का 80% निकालेंगे, उसके बाद ही डेटर का कैलकुलेशन किया जाएगा। फिर क्या है, 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ओके, इनकम टैक्स को एडवांस में पे किया जाएगा। तो पहले जो भी इनकम टैक्स होगा उसका 70% निकालेंगे, जो भी इनकम टैक्स होगा उसका 70% निकालेंगे। फिर उसकी 4 इंस्टॉलमेंट मतलब डिवाइड बाय 4 करेंगे और इनटू 1 करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, जितना अमाउंट हम एडवांस में पे करते हैं। ठीक है। और क्या है भाई, द कंपनी विशेस टू कीप ₹8,000 इन कैश। ओके। फिर क्या है, 10% हैज़ टू बी एडिड टू द एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफोर्सिन कंटेंजेंसीज। मतलब 10% का सेफ्टी मार्जिन आपको ऐड करना है। अब आपसे बोला प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर ऑब्वियसली। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फिर से आपको कई चीज़ें सीखने मिलने वाली हैं। देखो यार, वर्किंग कैपिटल से 10 नंबर एकदम फोकट का मिलता है अगर आप 2-4 चीज़ों को ध्यान में रख लें बस अच्छे से, है ना। तो क्वेश्चन में अच्छी बातें क्या है, न्यू कंपनी भी है, इनकम टैक्स का भी अच्छा वाला पॉइंट है, WIP का भी अच्छा वाला पॉइंट है ना। ओके। तो एक बार ना मैं यहाँ लिखता हूँ, अच्छा है ना, क्या क्या अच्छी बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं। एक तो मुझे क्या दिख रहा है, अच्छा सॉल्यूशन में लिख दूंगा मैं, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पर, क्वेश्चन नंबर 20 के। सॉल्यूशन नंबर 20। ठीक है। स्टार कैटेगरी पॉइंट कौन कौन से हैं एक बार बताता हूँ आपको। कैलकुलेशन ऑफ WIP, इसके अलावा न्यू कंपनी, इसके अलावा इनकम टैक्स जो मैं समझाऊंगा कि कैसे डील करना है। ठीक बात है। इसके अलावा क्या और कोई अच्छी बात है इसमें जो अलग टाइप की है? नहीं, बाकी सब तो नॉर्मल है। ठीक है। और डेप्रीसिएशन को हटाने वाला पार्ट, उस पर भी डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये है स्टार कैटेगरी पॉइंट। होता ना, एक बार अपन को पहले से एग्ज़ाम टाइम पे अपन को पहले से पता चल जाएगा कि यार चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ें स्पेशल हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। ठीक है। ओके। सो आ जाते हैं सॉल्यूशन पर और वर्किंग नोट 1 बना देते हैं। वर्किंग नोट 1 जिसमें अपन बनाएंगे कॉस्ट शीट। ठीक है। कॉस्ट शीट बना देते हैं भाई। तो क्वेश्चन आप सामने रख लीजिए, टाइम उससे बहुत ख़राब होता है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से फिगर उठा के यहाँ पर पुट करते जाऊँगा। ठीक है। ओके। चलो तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है। अच्छा, इसके पहले एक काम और करना पड़ेगा। अब ये वाला जो डेटा गिवन है, कौन सा वाला डेटा, ये जो डेटा गिवन है ना, या फिर यूँ कहो कि इधर जो डेटा गिवन है, ये सब तो केवल फिनिश गुड्स से रिलेटेड है। तो इसका मतलब मटेरियल जो गिवन है वो केवल फिनिश गुड में जो लगा वो वाला है, लेबर भी वही वाला होगा। तो इसका मतलब WIP हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करा जाए, तो यार एक काम करते हैं, WIP का एक अलग से वर्किंग नोट बना देते हैं।
ठीक है, तो एक काम निपट जाएगा और उसकी हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बना देंगे। कैसे देखना, तो इसको ना एक काम करता हूँ, यहाँ वर्किंग नोट 1 में लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ WIP, या स्टॉक ऑफ WIP बोल सकते हो आप, ठीक है। स्टॉक कैसे, WIP में क्या क्या लगता है, मटेरियल लगता है, वेजेस लगता है और ओवरहेड लगते हैं। तो शायद वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एक साथ लिखे थे, है ना। तो वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का हो या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हो, कितना कितना आएगा बताओ आप जल्दी से। तो उन्होंने कहा था कि WIP में 15% आएगा, तो इसका मतलब जो ऊपर का डेटा गिवन है उसमें जो भी मटेरियल लगा होगा उसका 15% यहाँ आ जाएगा। तो देखो मटेरियल लगा 84,000, तो यहाँ क्या करेंगे 84,000 लिखेंगे इंटू 15%, इतना हमारे लिए काम में आ जाएगा। और वो भी कितना लग चुका है 100%, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84,000 का 15%, 12,600, ठीक है। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने हैं 62,500, तो इसका भी 15% लेना है हमें जो WIP में रहता है। लेकिन अभी कितना लगा है वेजेस ओवरहेड, उसका परसेंट क्वेश्चन में गिवन है, 40% गिवन है। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3750, ओके। सो फाइनली इट कम्स टू रुपीज़ 16,350, ओके। सो आपका ये वर्किंग नोट बन गया जिसमें हमने WIP का कैलकुलेशन कर लिया। अब मज़े की बात पता है क्या है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें आपको कहीं WIP कैलकुलेट करने के लिए उसका कोई होल्डिंग पीरियड या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। बताओ क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी WIP कैलकुलेट कर चुके हो। सो जब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो यही अमाउंट हम WIP में लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब चलते हैं वर्किंग नोट 2 पर। वर्किंग नोट 2 क्या है भाई, कॉस्ट शीट के रिगार्डिंग है, कॉस्ट शीट बना लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर आ जाएगा वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा 84,000, ये तो आना ही है, ये तो लगा ही था, प्लस WIP में कितना लगा 12,600 आ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा 96,600। ऐसे ही वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 62,500 तो है ही ये, इसके अलावा जो हमने ऊपर लिया 3,750 WIP वाला भी आ जाएगा। सो कुल मिलाकर कॉस्ट शीट में हमने WIP का डेटा भी शामिल कर दिया। तो ये 62,500 प्लस 3,750, ये आ जाएगा आपका 66,250, ओके। अब कर देते हैं इनको ऐड, तो ऐड करने पर ये आ रहा है 1,62,850, और इसको हम क्या नाम देंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट, ओके। अब इसमें क्या करते थे ओपनिंग WIP और लेस करते हैं क्लोजिंग WIP करते हैं। ओपनिंग होगा कि नहीं होगा बताओ, नहीं होगा, बताइए क्यों नहीं होगा, न्यू कंपनी है ना, न्यू कंपनी है तो ये तो हो जाएगा नील। क्लोजिंग हमने अभी अभी निकाला है, 16,350 का WIP में रहता है, ठीक बात है। सो देखा जाए तो ऊपर 16,350 आपने ऐड करा, नीचे लेस कर दिया, बात बराबर हो गई एक तरीके से, है ना। सो आपका ये क्या आ गया, ये आ गया आपका COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। एडमिन ओवरहेड तो अपन बाद में ऐड करते हैं, बस ये लिख जरूर देना यार कि एडमिन ओवरहेड को हम जनरल मानते हैं, ठीक है। तो COP आपका आ जाएगा 1,46,850, 1,46,850, ठीक है। एक सेकंड, इसमें कुछ गलती हुई है, एक बार चेक करते हैं। 1,62,850 माइनस 16,350, ये आ रहा है 1,46,500, डन, 1,46,500। अब ओपनिंग फिनिश्ड गुड तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यू कंपनी है, पर क्या क्लोजिंग फिनिश्ड गुड हो सकता है, हाँ।
कितना आएगा क्लोजिंग फिनिश गुड, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। उन्होंने क्या बोला था, 10% होता है किसका, जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। तो ये कितना आ जाएगा, 14,650। ठीक है, मतलब हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 10% बच जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। अब आप चेक करो, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। देखो 1,46,500 का कितना आ रहा था, 14,650 ही तो आ रहा था। तो इनका डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 17,000 दिख रहा है। पर हमें तो चाहिए नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया था 23,500 को, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया था अपना फिनिश गुड, तो वो आ रहा था 14,650। आप देखो कॉस्ट शीट से वही आ रहा है, आ रहा है, तो आना ही था वो तो, है ना। सो फाइनली अपन आ जाते हैं COGS पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर। कितना आ जाएगा, 1,46,500 में से 14,650 जाएंगे तो आ जाएगा 1,31,850। ओके, ठीक है। अब बचा केवल क्या, एडमिन ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडमिन कितना दिया था उन्होंने क्वेश्चन में, बोलो बोलो। एडमिन ओवरहेड उन्होंने दिया था 14,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया था 13,000। ठीक है, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर पीछे। ओके, अब क्या करिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। कितना आएगा ये आ जाएगा 14,000 और 13,000, मतलब 27,000 ऐड करने हैं, तो ये आ जाएगा 1,58,850। ओके, अब आ जाते हैं वर्किंग नोट 1 पर डिस्कशन हो चुका है, जिसमें हमने WIP निकाला था, वर्किंग नोट 2 कॉस्ट शीट। अब तो कुछ नहीं बचा, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाना है, तो आइए बना देते हैं। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, उसमें क्या क्या आता है भाई, बताओ बताओ बताओ। यहाँ आता है आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ आता है आपकी वर्किंग, इसको पूरा ही कर देते हैं अपन। ठीक है, डन। यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगी आपकी वर्किंग, और यहाँ आ जाएंगे आपके अमाउंट्स। तो यहाँ आ जाएगा करंट असेट। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले क्या आता है, कैश। क्या क्वेश्चन में कैश गिवन था, नहीं गिवन था, या गिवन था, गिवन था 8,000 रुपये, है ना। सो यहाँ लिख दे रहा हूँ गिवन, यहाँ लिख दे रहा हूँ 8,000। ओके, अब रॉ मटेरियल स्टॉक कितना आएगा, तो कितना आएगा भाई, कॉस्ट शीट से देख लो, 96,600, यही कॉस्ट शीट से उठाते थे अपन, है ना। तो 96,600 डिवाइड बाय 12 इंटू कितना टाइम, कितने टाइम का हम रॉ मटेरियल होल्ड करते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। देखो लिखा है मटेरियल 2 महीने के बराबर का रखते हैं, तो इंटू 2 मंथ कितना आ जाएगा, 96,600 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 96,600 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, 16,100। ओके, फिर आ जाते हैं अपन रॉ मटेरियल के बाद WIP में, तो यहाँ लिख रहा हूँ एज कैलकुलेटेड, कहाँ पर, इन कॉस्ट शीट। ठीक है, कितना, अच्छा कॉस्ट शीट नहीं बोलना चाहिए अपन को, यहाँ वर्किंग नोट बनाया था ना अपन ने इसका, इन वर्किंग नोट 1, उसी का बनाया था WIP का। कितना आ रहा था वो आ रहा था आपका 16,350, है ना, 16,350। अब चलते हैं फिनिश गुड पर। फिनिश गुड कैसे निकालते हैं, वो भी गिवन है ना, वो भी गिवन है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट शीट। यही तो बातें ध्यान रखनी है, यही तो नया सीख रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, कि अगर आपके पास ऑलरेडी किसी चीज़ के स्टॉक्स रखे हुए हैं तो आपको फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड गिवन नहीं है।
सर यदि कभी गिवन होता तो, वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है और वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे भी नहीं अपने ही क्वेश्चन में। क्यों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे वो, लेकिन फिर भी अगर दे दें तो जो टाइम पीरियड गिवन हुआ उसके हिसाब से आपको स्टॉक निकालना होगा और वही स्टॉक यहाँ पर आएगा। ठीक बात है। सो ये फिनिश गुड अपन ने कितना निकाला था, कॉस्ट शीट में कितना निकाला था अपन ने, 14,650, 14,650। ठीक है, अब चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस पर। प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक बात है। तो प्रीपेड एक्सपेंस में देखो उन्होंने क्या कहा था, ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। तो चलो ऑल एक्सपेंस को ऐड कर लेते हैं। ऑल एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में हमने लिखे थे, देखना एडमिन और सेलिंग दोनों मिलाकर कितने थे, 27,000। ठीक है, इसके अलावा 66,250 के क्या थे अपने, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब यार एक्सपेंस बोला है और वेजेस के साथ में है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो अब तो लेने ही पड़ेंगे। तो 27,000 प्लस ये आ जाएगा आपका 66,250, तो ये आ रहा है 93,250। ठीक है, 93,250 और डिवाइड बाय हम कितना कर देंगे, 12 इंटू करेंगे 1 मंथ, 1 महीने एडवांस में पे कर देते, तो यहाँ आ जाएगा 7710। ओके, एक सेकंड, 7770। ठीक है, अब कौन बच गया, डेटर। तो डेटर्स का क्या स्टेटस है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल से निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है हमारी, 1,58,850, 1,58,850। ठीक है, डिवाइड बाय करेंगे 12 मंथ, इनटू करेंगे कितना समय दिया था डेटर को हमने, डेटर को हमने कितना समय दिया था भाई, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, हाँ ये लिखा है 2 मंथ क्रेडिट, तो 2 मंथ आ जाएगा। और सिंस 20% हम कैश में बेचते थे, मतलब 80% की कॉस्ट ऑफ सेल ही काम की। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये आ रहा है 21,180। ठीक है, अब बच गया क्या, टैक्स, सबसे बड़ा इशू एडवांस टैक्स। तो इस पर मैं स्टार बनाऊंगा ध्यान से। ठीक है, एडवांस टैक्स ये एक स्पेशल पॉइंट है। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, वैसे इनकम टैक्स था कितना, 10,000 था। क्वेश्चन में अगर देखें तो इनकम टैक्स कितना था, 10,000 था, चेक कर लीजिए आप, ये रहा 10,000। तो 10,000 तो साल भर का है, इसका 70% निकालने को कहा था, देख लो वो भी दिखा देता हूँ। 70% कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। मतलब ये रहा 10,000, इसका निकालो 70%, कितना आ गया, 7,000। डिवाइड बाय कर दो 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो 4i या 4 इंस्टॉलमेंट इंटू 1 इंस्टॉलमेंट का क्या करते हैं हम, एडवांस में पे कर देते हैं। तो 7,000 डिवाइड बाय 4, 7,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, तो आ जाएगा 1,750। ओके डन, ये पॉइंट अच्छा था। अभी क्या करना है, आपको इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका करंट असेट, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ ए, और ये कितना आ जाएगा 85,800, 85,800। देख लीजिए आप ऐड करके, 8,000 प्लस 16,100 प्लस 16,350 प्लस 14,650 प्लस 7,770 प्लस 21,180 और प्लस 1,750, तो यार है 85,800। ठीक है, अब क्या है, अब करंट लाइबिलिटी निकालना है, चलो वो भी निकाल देते हैं। वैसे बहुत कम होंगी, क्यों सर, क्योंकि अधिकतर एक्सपेंस भी आपने क्या करे हैं, एडवांस में पे कर दिए। ठीक है, सो करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, कितना आ जाएगा, क्रेडिटर्स निकालते समय मैंने बोला था स्पेशल पॉइंट है, न्यू कंपनी है। न्यू कंपनी केस में क्या बताया था कि क्रेडिट परचेस कैसे निकालेंगे, तो जो कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल आया वो तो लेना ही है 96,600, ये तो लेना ही है। ठीक है, इसके अलावा परचेस निकालना है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, है ना, ये मैंने सिखाया है लास्ट लेक्चर में। तो अब देखना
आपको 96,600 में रॉ मटेरियल का स्टॉक और ऐड करना है। ओपनिंग तो हो नहीं सकता, नई कंपनी है। वो आया था 16,100, तो 16,100 ऐड कर दिया। ये कहाँ से उठाता हूँ मैं? कॉस्ट शीट से उठाता हूँ, ठीक है। और ये कहाँ से उठाता हूँ मैं? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से। सब लिखवाया था मैंने, है ना। डिवाइड बाय कितना करना है? 12 करना है। क्रेडिटर हमें कितना समय देते हैं? 1.5 मंथ, मतलब हम क्रेडिटर को, सॉरी हाँ, क्रेडिटर हमको 1.5 महीने का समय देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा ये। 96,100, सॉरी 96,600 प्लस 16,100 डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5 करना है। तो यार है 14,087, ठीक है। 14,087.5 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट को तो इग्नोर कर रहा हूँ मैं। अब एक और स्पेशल पॉइंट बचा है जिससे आपको ध्यान से सुनना है, और वो क्या है सुनिएगा। वो है आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स। तो इसके लिए लिख रहा हूँ प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। और इस पर भी मैंने स्टार बना दिया। सर ये क्या है? अभी अभी आप देखो, 10,000 का 70% निकाला तो आया 7,000। उसको डिवाइड बाय 4 इंस्टॉलमेंट करके और एक इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप उतना एडवांस में पे कर देते हो। वो तो एडवांस टैक्स हो गया, करंट असेट हो गई। अब सोचो 3,000 अभी भी बचा ना, 10,000 का 70% तो चला जाएगा एडवांस में धीरे धीरे करके। 3,000 का क्या, 3,000 का क्या होना है? तो 3,000 का तो कोई हिसाब बोला ही नहीं है आपने। इसका मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि 3,000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में ड्यू पर हो रही होगी, वो नेक्स्ट ईयर में ड्यू हो रही होगी। लेकिन हम तो अकाउंटिंग के हिसाब से सारे खर्चे इस साल के इस साल ही बुक करते हैं। तो जितना का ड्यू डेट अगले साल आ रहा है उसको हम अभी करंट लाइबिलिटी के फॉर्म में दिखा देंगे। तो वो कितना आ जाएगा आपका? 10,000 माइनस 7,000, ठीक है। सो फाइनली ये 3,000 का आपका क्या आ जाएगा? टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सो फाइनली आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? बोलो बोलो। आपकी करंट लाइबिलिटी, जैसे मैं बी नाम दे रहा हूँ, 14,087 प्लस 3,000, ये आ जाएगा 17,087। अब क्या हो जाएगा? अब आ जाएगी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। सो देख लो आप, करंट सेट कितनी थी? 85,800, 85,800 माइनस कितना माइनस कर दीजिए? 17,087 माइनस कर दीजिए। तो ये कितना आ रहा है? 68,713। 68,713 यहाँ आ जाएगा। प्लस ऐड कर दीजिए आप सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन कितना था? 10% था, तो 10% ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस पे 10% ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75,584.3 आ रहा है, ठीक है। 75,584। और अगर अपन बीच का अमाउंट निकाले तो 68,713 इंटू 10%, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही आ जाता ना, 6,871.3 आएगा, ओके। सो फाइनली यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आपको सीखने मिली हैं इस क्वेश्चन में। अब मज़ा तब आएगा जब अगला क्वेश्चन ऐसे ही इसी वैरायटी का मिलता जुलता क्वेश्चन अपन फिर से करेंगे, ठीक है। करा मैं ही दूंगा, पर आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अगर आप कर पाते हैं तो। सो यहाँ हमारा फिनिश हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के, ठीक है। अगेन देखो क्या लिखा है भाई, अनीजा लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा ही है ना, थोड़ा अलग है पर ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, है ना। अनीजा लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी हैज़ अप्लाइड टू द कमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये कंपनी है और वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेने के लिए बैंक के पास गई है। तो ऑब्वियसली बैंक को पहले ये तो बताना पड़ेगा कि कितनी वर्किंग कैपिटल की आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपको लोन चाहिए, है ना, ऐसा। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शंस फॉर द करंट ईयर। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है? 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट। सो व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर? We are planning to produce 1,04,000 completed units plus 4,000 units of WIP.
तो ऑब्वियसली हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो 100% पूरा हो जाए, कुछ अधूरा भी रह सकता है। तो हमने ऐसा मानकर चला है कि 4,000 यूनिट पर काम चलता रहेगा और 1,04,000 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक बात है। सो 4,000 हो गया WIP और फिनिश्ड यूनिट कितनी हो जाएंगी, 1,04,000। कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, छोटी कॉस्ट शीट दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। रॉ मटेरियल 80 पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस 30 पर यूनिट, ओवरहेड एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। मजा आ गया। डेप्रिसिएशन तो वैसे भी नहीं चाहिए था और आप बोल रहे कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, हम कहेंगे बहुत बढ़िया। अगर वो बोल देते कि 10 रुपये का डेप्रिसिएशन जुड़ा है, उसे हटा देते, एक्सक्लूड कर देते, और आपने तो एक्सक्लूड करके ही दिया है। बहुत अच्छा हो गया। 60 आ गया। टोटल कॉस्ट 170, सेलिंग प्राइस 200। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितने समय रखते हैं, 4 वीक, 4 वीक कंजम्पशन है ना, वीक्स में डेटा है, ध्यान से। WIP एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ओ माय गॉड, ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती, बताया था। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब वेजेस एंड ओवरहेड। ठीक है, तो केवल वेजेस ओवरहेड का परसेंटेज कितना लेना है, 50%। सर मटेरियल का तो बताया ही नहीं, बताएंगे सर, नहीं बताएंगे तो 100%। ठीक है, चलो आगे लिखा ही है। मटेरियल इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। मटेरियल तो स्टार्टिंग में ही पूरा लग जाता है, तो मतलब मटेरियल का परसेंट 100, वेजेस ओवरहेड का 50, और ये सब कहाँ की बातें कर रहा हूँ मैं, WIP की। ठीक है, ओके। फिर क्या है आपका फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक 8,000 यूनिट। ओके, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिनिश गुड का टाइम पीरियड भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, देख लेना आप। क्यों, क्योंकि 8,000 यूनिट बचेंगे, ऐसा हमने पहले ही से कह दिया है। सो 1,04,000 बनाएंगे, उसमें से 8,000 यूनिट्स बच जाएंगे। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 4 वीक्स। ठीक है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 8 वीक्स। ठीक है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक्स। कैश 25,000 यूनिट, सॉरी 25,000 रुपये है ना। ओके, फिर एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरीड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर, 52 वीक्स आपको क्वेश्चन में लेना है। एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली। ठीक है, वेजेस ओवरहेड धीरे धीरे लगते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे भी इसकी वजह से 50% लेते, तो इससे अच्छा दिया ही है 50% क्वेश्चन में, है ना। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली। नहीं भी बोला होता तो हम ऐसा मान लेते। आपको नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, छोटी सी 1-2 बातें हैं, है ना। तो मतलब अगर कॉस्ट शीट सही से बना दी, अगर कॉस्ट शीट सही बन गई तो आप आराम से खेल जाओगे, आराम से बन जाएगा आपसे, है ना। तो कॉस्ट शीट पर आराम से बात कर लेंगे और बाकी फिर स्पीड में कर देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 22 और यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट 1। और इसमें अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, WIP को अलग से निपटा देते हैं, पहले अलग से दिया है WIP। सो कैलकुलेशन ऑफ WIP स्टॉक। ओके, कितना आ जाएगा ये, देखो WIP में क्या क्या आता है, बताओ बताओ। एक तो आता है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, है ना। ये 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, लिख दी तीनों चीज़ें। अब देखना डायरेक्ट मटेरियल कितना है, कितना लगेगा, 4,000 यूनिट आपने बोला है कि WIP में कितनी यूनिट रहेंगी, 4,000। मटेरियल किस हिसाब से लगेगा, 80 रुपये के हिसाब से। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, आपने कहा था स्टार्ट में ही पूरा मटेरियल लग जाता है। तो बताइए 4,000 इंटू 80 कितना आएगा, 3,20,000। ओके, डायरेक्ट वेजेस 4,000 यूनिट्स इंटू 30 इंटू परसेंट कितना, 50%। आपने कहा था कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब वेजेस ओवरहेड के लिए परसेंट कितना लेना है, 50%। सो आने को तो ये कितना आएगा, 1,20,000, पर उसका आधा हो जाएगा 60,000। ओके, 0.60 लाख। ओवरहेड 4,000 इंटू 60 इंटू 50%, तो ये आएगा आपका 1,20,000। सो इनको टोटल करिए, 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000, ये आ रहा है 5 लाख। ठीक बात है, डन। सो ये आ गया आपका WIP का स्टॉक। अब बढ़ते हैं आगे, कॉस्ट शीट बना देते हैं। वर्किंग नोट 2, आप देख रहे होंगे 20 से ही मिलता जुलता है ना, उसी सिक्वेंस में कर रहा हूँ मैं। कॉस्ट शीट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर आपके आ जाएंगे ओवरहेड। ठीक है, तो इन तीनों को पहले ऐड कर देते हैं जल्दी से। मटेरियल कितना आएगा, बताओ बताओ, 1,04,000 यूनिट्स इंटू
इंटू कितना 80 रुपये, ये तो आना ही है, ये तो लगना ही है, प्लस जो WIP के अंदर है वो भी अलग से जोड़ना पड़ेगा, कितना है वो 3,20,000। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। 1,04,000 इंटू 80 ये आ जाएगा, और प्लस 3,20,000। ठीक है ना, तो इसको आप करिए, ये आ जाएगा 86,40,000। फिर यहाँ कितना आएगा, अगेन 1,04,000, ये तो फिनिश हुए हैं तो इन पर तो वेजेस लगा ही होगा 30 रुपये के हिसाब से, और प्लस अलग से वेजेस कितना लगा है 60,000, मतलब WIP में जो लगा है 0.60 लाख। इनका टोटल मतलब इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31,80,000, 31,80,000। ओके, ओवरहेड की बात कर लेते हैं। ओवरहेड कितना लगेगा, 1,04,000 इंटू कितना था ओवरहेड 60 रुपये के हिसाब से, है ना, तो इंटू 60 और प्लस अलग से क्या ऐड करना है इसमें, ये 1,20,000 का है ना, तो इसको चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 1,04,000 इंटू 60, इसको एम प्लस में डाल दिया, डालने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, और 1,20,000, तो यह आ जाएगा 63,60,000, है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 63,60,000। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं 86,40,000 प्लस 31,80,000 प्लस 63,60,000, तो ये आता है 181,80,000। ओके, 181,80,000। फिर आ जाती है बात ओपनिंग WIP की माइनस क्लोजिंग WIP की। अच्छा, ये क्या था, ये था आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, तो ओपनिंग WIP तो होगा नहीं क्योंकि न्यू कंपनी है। ठीक है, अच्छा न्यू कंपनी विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, नहीं तो बहुत बुरे निपटने वाले हैं अपन, है ना। छोटी सी गलती आपका आंसर गलत करवा देगी, फ्री फोकट के 2-3 नंबर चले जाएंगे। सो क्लोजिंग WIP अपन ने निकाला है, यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्किंग नोट 1, कितना निकाला था 5 लाख, यहाँ लिख दिया 5 लाख। ओके, अब 181,80,000 में से 5 लाख घटा दीजिए, तो आ जाएगा 176,80,000। ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट का हो या COP का हो। इसमें जोड़ दीजिए ओपनिंग फिनिश गुड, लेस कर दीजिए क्लोजिंग फिनिश गुड। ओपनिंग फिनिश गुड होगा नहीं, बताओ क्यों, न्यू कंपनी है। क्लोजिंग फिनिश गुड निकल जाएगा, स्पेशल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 176 लाख, देखना वैसे मैं कई बार सिखा चुका हूँ आपको, 176,80,000। ये कितने की कॉस्ट है, कितनी यूनिट हमने बनाए हैं, बोलो बोलो कितनी यूनिट, 1,04,000 यूनिट बनाए ना हमने। सर लेकिन आपने तो ऊपर WIP की कॉस्ट भी जोड़ दी थी, तो घटा भी तो दी, 4,000 यूनिट की जो कॉस्ट थी 5 लाख, वो घटा भी तो दी, तो अल्टीमेटली अगेन 1,04,000 का ही डेटा बचाना। समझे, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। बोले सर आपने कॉस्ट शीट में WIP कॉस्ट भी तो जोड़ी थी, तो फिर तो 1,04,000 यूनिट प्लस 4,000, 1,08,000 यूनिट की कॉस्ट हो गई है। नहीं, 4,000 यूनिट की कॉस्ट तो मैं यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, माइनस कर चुका हूँ, तो मतलब ये जो कॉस्ट है ये 1,04,000 यूनिट की है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि बचे कितने हैं यूनिट, बचे कितने हैं ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया था, मतलब कितने बचेंगे 8,000 यूनिट। तो 8,000 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, बोलो बोलो, ये आ जाएगा आपका कितना आएगा बोलो, 176,80,000 डिवाइड बाई 1,04,000 इंटू 8,000, ये आएगा 13,60,000। सो फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाएगा, 163,20,000। ठीक है, डन। कॉस्ट ऑफ सेल क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि एडमिन सेलिंग तो थे ही नहीं क्वेश्चन में, है ना, तो छोटी कॉस्ट शीट थी तो एक तरीके से, है ना, बस मटेरियल लेबर ओवरहेड ही था, तो यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यही कॉस्ट ऑफ सेल है, एडमिन सेलिंग है ही नहीं। अब बनाना है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक बात है, तो मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आप खुद से ना कर पाएँ, पर ठीक है मैं जल्दी जल्दी एक बार करवा देता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लो जल्दी से। तो यहाँ बना देते हैं अपन स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आसान है तो आप खुद से करेंगे तो और अच्छा सीखेंगे आप, है ना।
तो इसको अपन क्या कर देते हैं ऐसा, रुको इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखते थे बताओ जल्दी से। यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ पर वर्किंग लिखते हैं। आप वर्किंग नोट अलग से भी बना सकते हो, बहुत सारी किताबों में अलग से बने होते हैं। अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे करंट असेट, ठीक है। करंट असेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैश, ताकि भूले ना। क्या क्वेश्चन में कैश गिवन था, चेक, कैश एट बैंक 25,000, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ गिवन 25,000। फिर अगला क्या होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक, कितना आएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, कॉस्ट शीट उठा लो, 86,40,000, 86,40,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स, और कितने वीक के बराबर का हम रखते हैं, तो ये दिया था 4 वीक, तो इनटू कर देते हैं 4 वीक। अब 86,40,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 4 वीक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 86,40,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 4, ये आ रहा है 6,64,615, ठीक है। 6,64,615 पॉइंट कुछ आ रहा है तो ठीक है, मैं इतना लिख रहा हूँ। फिर आ जाते हैं अपन WIP पर। मज़े की बात है कि WIP हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एज कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट 1। कितना आया था, 5 लाख आया था ना, ओके। 1 2 3 4 5, ओके 5 लाख। फिनिश गुड का स्टॉक कितना आएगा, COGS उठा लो, COGS कितना आया था आपका 163,20,000 डिवाइड बाय कर दो 52 वीक्स और इनटू कर दो कितने वीक्स के बराबर का हम फिनिश गुड रखते हैं। ओ हो, ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, क्यों, क्योंकि कॉस्ट शीट में निकाला था ना, एज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट शीट। टाइम पीरियड नहीं मिलेगा ना क्वेश्चन में, तो कितना निकाला था, ये निकाला था 13,60,000, ठीक है 13,60,000। अब आ जाते हैं डेटर्स पर। डेटर्स का क्या स्टेटस है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल उठाना है तो यही आ जाएगा 100 कितना था 163,20,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स, ठीक है। अब बताओ डेटर टाइम हमें कितने का देते हैं, 8 वीक का, तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,10,769 समथिंग, ठीक है। तो वो तो पॉइंट तो ठीक है, 768 पॉइंट कुछ हो या 769 हो, जो भी है ना। सो 25,10,769 मैंने लिखा है, ये हो गए आपके डेटर्स। कैश तो हम लिख ही चुके थे, बस अब इनको टोटल कर देते हैं। तो बताइए करंट असेट कितना आ गया है आपका, इन सबको ऐड करिए, 25,000 प्लस 6,64,615 प्लस 5 लाख प्लस 13,60,000 प्लस 25,10,769, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 50,60,384। डन। अब आ जाते हैं अपन करंट लाइबिलिटीज़ पर, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ का क्या स्टेटस है भाई, अच्छा केवल वेजेस और ओवरहेड ही थे, तो बस 2 ही करंट लाइबिलिटी आएंगे, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिटर्स फॉर वेजेस। पहले वेजेस का अमाउंट कितना था, 31,80,000, 31,80,000। अरे क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल भी तो आएंगे, अभी रुको ना, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, और वो भी न्यू कंपनी है, ध्यान से, यही तो मिस्टेक हो गई एग्ज़ाम में, नहीं होना चाहिए। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, कॉस्ट शीट में कितना था रॉ मटेरियल, 86,40,000, 86,40,000 प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के स्टेटमेंट में कितना निकाला है, 6,64,615, 6,64,615 डिवाइड करना है 52 वीक से, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कितना समय था
क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, तो वो था 4 वीक्स, ठीक है, वो था आपका 4 वीक्स, तो यहाँ आ जाएगा 4 वीक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, आप कितना आएगा बताइए जल्दी से मुझे। 86,40,000 प्लस 6,64,615 डिवाइड बाई 52 वीक्स इंटू 4 वीक्स, तो ये आ रहा है आपका 7,15,740, ठीक है। फाइनली आ जाते हैं क्रेडिटर्स फॉर वेजेस पर। वेजेस का क्या स्टेटस है भाई, कितनी थी वेजेस? वेजेस थी 31,80,000 की, 31,80,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स इंटू वेजेस का टाइम पीरियड क्या था भाई, 1.5 वीक्स। अच्छा, ओवरहेड का कहीं टाइम पीरियड गिवन ही नहीं है ना, तो ओवरहेड के क्रेडिटर नहीं आएंगे, कैश में ही पेमेंट कर देते होंगे तुरंत के तुरंत, है ना। सो 1.5 वीक्स यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 31,80,000 डिवाइड बाई 52 इंटू 1.5 वीक्स, ये आ रहा है आपका 91731, ठीक है। सो फाइनली आपकी करंट लाइबिलिटी भी आ चुकी है, करंट लाइबिलिटी जिसे मैं बी का नाम देता हूँ। तो टोटल कितना आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ का, एक बार आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 7,15,740 और 91,731, ये आ रहा है 8,07,471, 8,07,471, ठीक है। अब क्या करना है, नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है, सो ए माइनस बी कर दीजिए। तो कितने में से कितना, 50,60,384, 50,60,384 माइनस 80,74,171 कि 8 लाख है ये, ठीक है, 8,07,471, गलत लिख गया है यार ये, तभी ऐसा लग रहा है। कितना आ रहा है ये, 8,07,471, 8,07,471, ये माइनस कर दो तो आ जाएगा 42,52,913। फाइनली आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, ठीक बात है। सो क्वेश्चन आसान था, बस छोटी मोटी 2-3 बातें थी, जैसे कि न्यू कंपनी थी और WIP को अलग से कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब आप इसे आराम से लिख भी सकते हैं, ठीक है, डन। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, डन।